गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का हमके शाह क्लास में स्वागत है। ये घटना चक्र विश्व का भूगोल जो चल रहा है उसमें 8वां लेक्चर है भूकंप। भूकंप से रिलेटेड आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं ये, तो उसी के क्रम में ये 8वां लेक्चर है। और हर एग्जाम चाहे वो ROR हो, UPPCS हो, SSC हो, BPSC हो, LT हो, GIC हो, लेखपाल, पेट, किसी भी एग्ज़ाम में, तो हम लोग इससे रिलेटेड, चूँकि ये जो भूकंप का जब चैप्टर है बहुत ही सेंसिटिव है, इससे रिलेटेड हम लोग पहले कुछ फैक्ट देख ले रहे हैं और फैक्ट के बाद हम लोग जो है इसके MCQ करेंगे। तो फैक्ट्स में ये कह रहा है कि भूकंप की जो घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप उत्पत्ति केंद्र माना जाता है अथवा भूकंप मूल उसे कहते हैं। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। भूतल पर कई बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है, और अधिकेंद्रों पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर यानी समकोण पर स्थित होता है। जब भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती हैं तथा सर्वप्रथम ये भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचता है। ये भी ध्यान रखिएगा, सभी प्राकृतिक जो भूकंप स्थल मंडल हैं में ही आते हैं। दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स, जिसे P से इंगित किया गया है। तो जो प्राथमिक तरंगे हैं, प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती हैं। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों की सघनता पर निर्भर करती है। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती हैं। चूँकि इनकी गति सबसे अधिक होती है अतः यह सबसे पहले धरातल पर पहुँचती हैं। तो P तरंगों की जो गति होती है वो सबसे तीव्र होती है और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। ये गैस, तरल व ठोस तीनों ही पदार्थों में गुजर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, जो P वेव्स होती हैं वो गैस, तरल और ठोस तीनों ही प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। भूकंपीय जो छाया केंद्र है ये आपके P तरंगों की जो है दिया हुआ है, और दूसरा है यस तरंगों की। तो इसमें ये फिगर आपका बना हुआ है और इसी से रिलेटेड हम लोग आगे देखते हैं कि भूकंपीय जो छाया क्षेत्र है इसकी थ्योरी देख ले रहे हैं कि भूकंप लेखी यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे जो है अवलेखित होती हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अवलेखित नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा भिन्न होता है। उपयुक्त चित्रों में P और S तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वह प्रदर्शित किया गया है। इनमें ये P का छाया क्षेत्र है और ये आपका S का छाया क्षेत्र है। तो ये दोनों को जो है प्रदर्शित किया गया है। ये देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर P व S दोनों ही तरंगों का अवलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 145 डिग्री के पश्चात केवल P तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं, S तरंगों को अवलेखित नहीं करते हैं। यानी 105 डिग्री के बाद P तरंगे जा सकती हैं और S तरंगे वहां प्रवेश नहीं कर सकती। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का जो क्षेत्र होता है जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अवलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। और 105 डिग्री के बाद पूरे क्षेत्र में यस तरंगे नहीं पहुंचती। इस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो P तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। आगे कह रहा है कि भूकंप अधिकेंद्र के 105 से 145 डिग्री तक P तरंगों का छाया क्षेत्र एक ही पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों ओर प्रतीत होता है। यह तरंगों का जो छाया क्षेत्र है न केवल विस्तार में बड़ा है बल्कि ये पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अब जो दूसरे प्रकार की तरंगे हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। यानी द्वितीय तरंगे अथवा इन्हें गौड़ तरंगे कहते हैं।
सेकेंडरी वेव्स अर्थात इसको एस से इंगित किया गया है। ये तरंगे जल तरंग हैं तथा प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इन्हें आड़ी अथवा अनुप्रस्थ लहरें भी कहा जाता है। इन्हें आड़ी तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति तरंग के समकोण अर्थात तरंग की दिशा के आर पार पर होती है। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती है। इनकी गति प्राथमिक तरंगों की अपेक्षा कम होती है। ये तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती हैं, यानी जो सेकेंडरी वेव्स हैं वो जो है तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर पाती हैं। यही कारण है कि द्वितीय तरंगे सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। जब ये सागरीय भाग में जाती हैं तो ये खत्म हो जाती हैं। तीसरी प्रकार के जो तरंगे हैं वो है धरातलीय तरंगे, सरफेस वेव्स। धरातलीय तरंगे अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती हैं तथा इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग से ही होता है। ये लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर आधे केंद्र पर पहुंचती हैं, अतः इन्हें पी तथा यस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। धरातलीय तरंगों को लंबी तरंगे भी कहा जाता है। आगे कह रहा है क्योंकि इनका जो भ्रमण होता है वो भ्रमण समय अधिक होता है और ये सर्वाधिक दूरी तय करती हैं, इसी कारण से धरातलीय तरंगे अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। धरातलीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी भी समझी जाती हैं। अर्थात धरातलीय तरंगे के दो रूप माने जाते हैं, एक तो लौ तरंग और दूसरा है रेलिंग तरंग। इन दोनों में लौ तरंगों की गति सबसे अधिक होती है। अब आगे देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता जो है ये विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है। जो भूकंप की तीव्रता होती है वो विमुक्त ऊर्जा की सूचक होती है। भूकंप के परिणाम का मापन रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भूकंप के परिणाम का मापन है वो किस पर किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल पर किया जाता है। एवं तीव्रता का जो मापन है वो मर्केली स्केल पर किया जाता है। तो मर्केली और रिएक्टर बहुत जरूरी है, इसको ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। आगे रिएक्टर जो स्केल का आविष्कार है ये 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था। रिएक्टर तीव्रता लघुगणकीय पैमाने पर आधारित होती है, जिसका आधार 1 से 10 अंक के बीच अंकित होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा जो है 32 गुना मुक्त होती है। एक अंक तीव्रता की जो भूकंपीय तरंग है वो 6 औंस यानी TNT 6 ऑन्स ऑफ TNT होता है और ऊर्जा विमुक्त करता है। अब आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है सिस्मोग्राफ। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है जो एक लोकल पेंडुलम या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार जो है हो सकता है। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग जो है, अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित करता है। अब आता है सुनामी। सुनामी शब्द जो है जापानी शब्द से संबंधित है, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। टिशु का अर्थ होता है बंदरगाह, अर्थात TSU का अर्थ होता है बंदरगाह और हार्बर तथा नामी का अर्थ होता है तरंग होता है। सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगे हैं जो ऊंची उठती लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाती हैं। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से जो है फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी से वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण उत्पन्न हो गया था। रिंग ऑफ फायर क्या है? ये प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्रायः प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ हैं। एक तो नंबर 1 सागर है तथा स्थल भागों के मिलन जो बिंदु है। दूसरा है नवीन
मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र और चौथा है विनाशी प्लेटें। सीमाओं का अपसरण इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का जो है उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। इसका प्रमुख जो कारण है वो प्लेटों के सीमांत पर इनकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट या यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत शामिल किया जाता है और मध्य महाद्वीपीय पेटी का जो विस्तार है ये केप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है तथा पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर आल्प्स के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक जाता है। आगे हिमालय क्षेत्र से होते हुए म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर जाता है तथा अंत में पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागर भूकंप क्षेत्र से मिल जाता है। मध्य अटलांटिक जो पेटी है यानी मिड अटलांटिक बेल्ट और मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड जो कि उत्तर से लेकर बोवेट द्वीप दक्षिण तक विस्तृत है। अब महत्वपूर्ण बृहद एवं लघु प्लेटें, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख ले रहे हैं, फिर एमसीक्यू देखते हैं। कह रहा प्लेट जो होती है वो विवर्तनिकी के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो है स्थलमंडल 7 बृहद प्लेटों व कुछ प्रमुख लघु प्लेटों में विभक्त हैं। नवीन वलित पर्वत श्रेणियां गर्ते और भ्रंश इन मुख्य प्लेटों को सीमांकित करते हैं। प्रमुख बृहद प्लेटें इस प्रकार हैं। नंबर 1 अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागरीय प्लेट भी शामिल हैं। दूसरा है उत्तर अमेरिकी प्लेट, इसमें पश्चिमी अटलांटिक तल शामिल तथा दक्षिण अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। और अगला है कि दक्षिण अमेरिकी जो प्लेट हैं ये पश्चिमी अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरेबियन द्वीप इसे पृथक करते हैं। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागरीय प्लेट और पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। छठा है अफ्रीकी प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक तट शामिल है। सातवां है यूरेशियाई प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल शामिल है। और कुछ महत्वपूर्ण लघु प्लेटें निम्नलिखित हैं, तो इनको लघु प्लेटें 2-4 हैं, उनको भी देख ले रहे हैं। इसमें कह रहा है पहला है कोकोस प्लेट। कोकोस प्लेट ये प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। दूसरा है नज़्का प्लेट, ये दक्षिण अमेरिका व प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। तीसरा है अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीपीय का भूभाग शामिल है। चौथा है फिलीपीन प्लेट, ये एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। और पांचवा कह रहा है कि कैरेलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलिपियन व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। और छठा है फ्यूजी प्लेट, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी में स्थित है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनको देख ले रहे हैं। और चूंकि हम लोगों ने फैक्ट पढ़ लिया तो इसके नीचे जो डिटेल दिया है उसको ना करते हुए जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पहला कह रहा है कि भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2013 में पूछा गया है। तो इसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ में 5 ऑप्शन देता है। तो इसमें जो है पीएसएल यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और एल, 3 जो होती हैं, एक पी और एस और एल, ये 3 प्रकार की तरंगे होती हैं। तो फर्स्ट नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प है। और इसमें कह रहा है कि भूकंप के दौरान 3 प्रकार के अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, पी तरंगे, एस तरंगे और धरातलीय तरंगे जो सरफेस वेव्स होती हैं। धरातलीय तरंगों के 2 रूप माने जाते हैं, एक एल तरंगे और दूसरा है रेलिंग तरंगे। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, ये कोड पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें ये कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंपीय छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनाव करिए। कथन कह रहा है फर्स्ट कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वदा जो है भिन्न होता है। तो ये कथन फर्स्ट तो सही है आपका। कथन सेकंड कह रहा है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों तरंगों का अवलेखन करते हैं। तो सेकंड वाला तो गलत है, तो
फर्स्ट सही, सेकंड आपका गलत है। और तो राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा, फर्स्ट सही और सेकंड गलत। देखते हैं बी विकल्प है। और इसमें क्यों? क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि भूकंप जो केंद्र है वो 105 से 145 के बीच का जो क्षेत्र है वो पी और एस की तरंग छाया क्षेत्र से, ना कि 105। और यस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों की छाया क्षेत्र से सबसे अधिक विस्तृत होता है, तो इसलिए। और 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं, चूंकि ये कोड पर आधारित प्रश्न है और इसमें देखते हैं कोड पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर ये संबद्ध है किससे? भूकंप से, और भूकंप के साथ ज्वालामुखी से, और अगला है प्रशांत महासागर से, और जंगल की आग से। तो ये जो संबंधित है, रिंग ऑफ फायर कहा गया है भूकंप से, ज्वालामुखी से और प्रशांत महासागर से, अर्थात ये तीनों से संबंधित है। तो 1 2 3 सही है, अर्थात राइट ऑप्शन इसका ए विकल्प होगा। पहला कोड सही है, ए विकल्प। हम लोग फैक्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो फैक्ट ना देखते हुए आगे क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन में पहला कथन है कि रिएक्टर स्केल एक लघुगणकीय लोगरिथम मापक्रम है तथा इसके फलस्वरूप परिणाम मात्रक में 1 की वृद्धि आयाम के लिए 10 के गुणक को निरूपित करती है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा कहता है रिएक्टर स्केल में प्रत्येक गुणांक जो है प्रदत्त ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा के 100 गुना होती, ये गलत है। तो दूसरा कथन गलत है, पहला वाला सही है। नहीं, राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, केवल फर्स्ट सही है। और 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जूम कर दें। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है, सही है। दूसरा कह रहा है भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है। और तीसरा कह रहा है भूकंप के मैग्नीट्यूड जो है भूकंपीय तरंगों के आयाम के सीधे मापनों पर आधारित है। और चौथा है कि रिएक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुनी वृद्धि का प्रदर्शन करता है। तो ये 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 सही है, चौथा गलत है। तो राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 4th नंबर जो है इस कोड का गलत है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो 5 नंबर का ए विकल्प होगा, 1 2 3। आगे 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछा गया है। कह रहा है रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, क्या नापा जाता है इससे? तो ये भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। राइट ऑप्शन हमारा ए विकल्प है 6 नंबर का। 7 नंबर हम लोग देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है यूपी जो है लोअर सबऑर्डिनेट लोअर पीसीएस में आया हुआ 2015 में क्वेश्चन। कह रहा है भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किसके द्वारा? तो रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। ये राइट ऑप्शन 7 का ए विकल्प होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्मोमीटर जो मापता है, सिस्मोमीटर क्या मापता है? तो सिस्मोमीटर हृदय की गति गलत, पेड़ों की ऊंचाई ये भी गलत, भूकंप मापता है। जो सिस्मोमीटर होता है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो 8 नंबर का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी विकल्प होगा। ये भी उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट में 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं है दोस्तों जो न पूछे गए हो, किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। और इससे पहले जो है हमने एनसीईआरटी सार संग्रह का हर चैप्टर, हर टॉपिक कवर है, चैप्टर बाई चैप्टर, लेक्चर बाई लेक्चर, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, वर्ल्ड जो है इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, चाहे आपका इंडियन हिस्ट्री हो या इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, साथ ही साथ आपका जो है एनसीईआरटी सार संग्रह 1 लाइनर आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कंप्लीट है, पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट है और इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीट है। तो आप लोग अगर 1 लाइनर देखना चाह रहे हैं तो उसको देख करके फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें तो ज़्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो 9 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के द्वारा ये संभव है। और अगला कि निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी, सुनामी शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो सुनामी शब्द ये जापानी भाषा है। तो राइट ऑप्शन 10 नंबर का बी विकल्प होगा। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर जो है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि वर्ष 2004 में
हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिमाणित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये विकल्प दिए हुए हैं और कह रहा कि सही नहीं है। तो सुंडा खाई से भारतीय स्टेट, इसमें देख लेते हैं कि कौन सा सही नहीं है। सी वाला सही नहीं है। बाकी सुंडा खाई से भारतीय प्लेट के वर्मी प्लेट से अध गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इसी भूकंप की उत्पत्ति हुई है। इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है, तो पहला वाला सही है। और बी भी सही है, कह रहा परिणामी सुनामी से इंडोनेशियाई के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर जो है विध्वंस किया गया। तो ये दूसरा भी सही है। और तीसरा विकल्प सी वाला कह रहा है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये गलत है और गलत ही हमें आंसर करना है। तो राइट ऑप्शन हमारा सी विकल्प होगा। बाकी आपका डी विकल्प भी सही है। आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जापान के किस शहर में हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी योम नाम के विकिरण का सामना किया गया। ये चूंकि 2010 की घटना है, तो 2011 की घटना है और 10 में पूछा गया था, तो ये उस समय का था। तो ये फुकुशिमा में, फुकुशिमा भी हम लोगों ने ऊपर फैक्ट में पढ़ा भी है। और 11 मार्च 2011 को जो है ये घटना हुई थी। और आगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका जो कारण है, ये क्या कारण है, तो प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण। प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण उपमहाद्वीपों का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। तो इसका जो राइट ऑप्शन 13 नंबर है उसका बी विकल्प है। और 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया गया वो कहलाता है, तो वो अधिकेंद्र कहलाता है। अर्थात 14 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो अधिकेंद्र होगा। चूँकि फैक्ट हम लोगों ने अभी देख लिया है। तो और 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है। कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है। तो कोकोस जो प्लेट है वो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये पाई जाती है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में। कोकोस जो प्लेट है वो मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के मध्य में पाई जाती है कोकोस प्लेट। तो राइट ऑप्शन 15 नंबर का ए विकल्प होगा। और कोकोस प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। तो ये रहा दोस्तों, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक जरूर बनते हैं, तो फैक्ट आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। उन मित्रों के साथ शेयर करें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। और अगला जो हमारा होगा वो जो टॉपिक होगा वो महाद्वीप से रिलेटेड होगा। और जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।